स्टडी करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास ये आ गया ए वेक्टर, ठीक, और एक वेक्टर आ गया ये। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों और ये दोनों वेक्टर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हों, सेम टाइम पे एक्ट कर रहे हों और सेम ऑर्डर पे एक्ट कर रहे हों, ठीक है, सेम ही टाइम पे सेम ही ऑर्डर में अगर ये एक्ट करते हैं, और अगर ये दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये दो वेक्टर्स अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हेल्प से ट्रायंगल की दो साइड्स को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा एक ऐसा वेक्टर जो इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, जो इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर, बट इन अपोजिट ऑर्डर। ये कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बड़ा सिंपल सा है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, दो कोप्लानर वेक्टर्स हों, है ना, क्योंकि ये ऐसे दो वेक्टर हैं जो आपने इस प्लेन में ड्रा किए हैं। अगर आपके पास दो कोप्लानर वेक्टर्स हों और ये दो कोप्लानर वेक्टर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे एक्ट कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में अगर ये एक्ट कर रहे हैं, और साथ में ये दो वेक्टर्स अगर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और करेगा कैसे, इन अपोजिट ऑर्डर, इन अपोजिट ऑर्डर। तो कुछ हम इसके बारे में लिख भी सकते हैं, अगर आपने इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट क्या कहता है, ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ देयर आर टू वेक्टर्स, है ना, वही मैंने ड्रा किया, इफ़ देयर आर टू वेक्टर्स, जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों वेक्टर ड्रा किए हैं, मान लो, चलो लिख देते हैं इसका नाम, इफ़ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of the triangle, by the two sides of the triangle, then the resultant vector in magnitude and direction. अब कौन है रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे जैसे मैंने बता भी दिया, आर वेक्टर है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन represents the third side of the triangle, represents the third side of the triangle, but in opposite order, got the point। क्या कहता है हमारा ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन, बड़ा सिंपल सा है, ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अगर दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर, यहाँ पे लिख सकते हो आप इन द सेम ऑर्डर, तो जैसे मैंने बता दिया कि सेम ऑर्डर में लगने चाहिए, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर होगा वो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा, बट इन द अपोजिट ऑर्डर। यहाँ पे हमने लिख दिया, इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। बहुत सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है, मतलब ये जो हमारे पास आर वेक्टर आया, अब हम क्या करने वाले हैं, इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने वाले हैं, इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने वाले हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इस आर वेक्टर की डायरेक्शन को भी फाइंड करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मिटा दूँ, चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस डायग्राम में थोड़ी और मॉडिफिकेशन करेंगे, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक ये ड्रा कर दूँ, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन सा है, मान लो ये दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर, यार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वैसे ये, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती इस तरह से है, ये आ गया मेरे पास बी वेक्टर, और जो इसका रिजल्टेंट है वो कौन होगा, जो इसका रिजल्टेंट है वो होगा आपका, इस तरह से मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ, ये आ गया मेरे पास इसका
रिजल्टेंट, ये आ गया मेरे पास इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसका नाम रख दो आप लोग आर वेक्टर। अब अगर इसको मैं लिख देता हूँ ओ, इसको लिख देता हूँ पी, इसको लिख देता हूँ मैं क्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा किस पे, ओ पी प्रोड्यूस पे, मतलब अगर ओ पी को मैं प्रोड्यूस करूँ और एक क्यू से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ क्यू एन। तो फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यहाँ हेडिंग लिख देते हो तुम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एग्ज़ाम में आता है ये। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको पूछते हैं कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालो और साथ में क्या निकालो, इसकी डायरेक्शन निकालो, ठीक है। तो ये करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ड्रा किया क्यू एन परपेंडिकुलर किस पे, ओ पी पे। ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इस ओ पी पे मैंने क्या किया, क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखिए आप इस डायग्राम में देखोगे तो तुम्हें ओ पी के बारे में पता है, व्हाट इज़ ओ पी, इट इज़ ए वेक्टर, व्हाट इज़ पी क्यू, इट इज़ बी वेक्टर, व्हाट इज़ ओ क्यू, इट इज़ आर वेक्टर। बट अब क्योंकि हमने कुछ इस डायग्राम में मॉडिफिकेशन की, हमने क्या किया, क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, है ना। और आप देख रहे हो अब इस डायग्राम में आपको क्या चीज़ पता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि पी एन की क्या वैल्यू है ना। व्हाट इज़ पी एन, यू डोंट नो, व्हाट इज़ क्यू एन, यू डोंट नो। तो क्यों ना एक काम किया जाए, पहले इस पी एन के बारे में पता किया जाए और इस क्यू एन के बारे में पता किया जाए, उसके बाद इस आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम लोग लिखेंगे बीटा, और ये जो एंगल है ना, इसको लिखेंगे हम थीटा, ठीक। अब देखिए, इसको निकालने के लिए, इस पी एन की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम, पी एन क्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा फाइंड करें। कॉस थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो किसके बराबर आएगा वो, व्हाट इज़ कॉस थीटा, इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज़ बेस, इट इज़ बी एन, पी एन ये बेस है, हाइपोटेन्यूज कौन है, पी क्यू हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देन कॉस थीटा आएगा मेरे पास, पी एन क्या है, वो तो मुझे निकालना है यार, पी एन ही तो निकालना है, उसी का तो पंगा बना हुआ है, इसी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज़ पी क्यू बी वेक्टर है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपल भी ले सकते हैं, है ना। तो मुझे बताओ पी एन की वैल्यू किसके बराबर आई, पी एन की वैल्यू आई बी कॉस थीटा, आगे बी कॉस थीटा बन गया हमारे पास, पी एन की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। इस डायग्राम में मुझे पी एन पता नहीं था, बट अब वो पता चल गया, वो कितना है, बी कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, क्यू एन पता नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, वही पी एन क्यू। इस पी एन क्यू में अगर मैं काम करता हूँ क्या करूँ, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज़ क्यू एन, है ना, परपेंडिकुलर है ना, यार एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, वही पी क्यू। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर इसकी वैल्यू डालेंगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, व्हाट इज़ क्यू एन किसके बराबर है, क्यू एन तो हमने निकालना है यार, ठीक है। व्हाट इज़ पी क्यू तो वही बी है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया क्यू एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई बी साइन थीटा, आ गया बी एन साइन थीटा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, क्यू एन की वैल्यू आ गई और पी एन की वैल्यू भी आ गई। अब हमने ये फाइंड क्यों की, क्योंकि हमें फाइंड करना है आर, हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अब मैं क्या करूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, देखना कौन सी, ओ एन क्यू, कौन सी ट्राइंगल लेनी है मैंने, ओ एन क्यू, और इस ओ एन क्यू में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, आर की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई साहब बताइए, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, दैट इज़ ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, जो बेस है यानी कि ओ एन का स्क्वायर, है ना, प्लस जो परपेंडिकुलर कौन है ना, परपेंडिकुलर इसके लिए कौन है, क्यू एन है, तो क्यू एन का स्क्वायर ये आ गया होगी पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ करते हैं उसको कंटिन्यू, ठीक है जी। अब देखो, अब ओ क्यू की क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ ओ क्यू, ये तो आर है, व्हाट इज़ ओ क्यू, ये तो आर है, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज़ ओ एन,
व्हाट इज़ ओ एन, व्हाट इज़ ओ एन, ओ एन क्या है, ओ पी प्लस पी एन, तो उसको लिखूँ ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और व्हाट इज़ क्यू एन, क्यू एन क्या है, क्यू एन क्या है, व्हाट इज़ क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू तो हमने फाइंड की हुई है, ये तो है बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या क्यू एन का स्क्वायर है तो क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अभी काम करते हैं, जो ओ पी और पी एन की वैल्यू वो भी डाल देते हैं, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज़ ओ पी, ओ पी क्या है यार, ये तो ए स्क्वायर है, तो ए, व्हाट इज़ पी एन, पी एन क्या अभी निकाला था यार, पी एन बी कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फार्मूला जो लगता है उसको लगा देते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाइए फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा है यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगना है यार, बड़ा सिंपल सा। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और प्लस ये वाला जो है उसको तो लिखना ही है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं यार, देखो ये बी स्क्वायर है, इसके पास भी बी स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको इकट्ठा लिखा जाए। अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन भी निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा, 2ab कॉस थीटा। अब देखिए व्हाट इज़ कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, ये तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 है, प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने आर स्क्वायर थोड़ी नहीं निकालना है, हमने तो निकालना है आर, तो आर एक्स के बराबर आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो निकल गया हमारे पास आर, यही है मेरे पास आर की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास आर की वैल्यू, ठीक है। अब अगर 2-3 केस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, तो देखा आपने इस बार जो मैग्नीट्यूड आया वो ए प्लस बी नहीं आया, है ना, जैसे कि पिछले केस में आया हुआ था। इस बार जो मेरे पास आर आया वो किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ अब एक काम करते हैं, कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, इसको लिख लो, यहाँ तक लिख लिया। तो एक काम करते हैं, अब कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं, तो मिटा दूँ उसको, चलिए मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से और इसको डिटेल में, इस फार्मूले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक। तो क्या मेरे पास लास्ट में फार्मूला आया, मेरे पास आया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, केस वन क्या है, अगर मेरे पास थीटा होता 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब पता है क्या हो गया, कि ए वेक्टर आपका ऐसे है भाई साहब, और बी वेक्टर भी आपका ऐसे ही है। ये तो वही पहला वाला केस आ गया, लास्ट लेक्चर देखा होगा अगर आपने ध्यान से, तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हों और वो 2 वेक्टर्स कुछ इस तरह से अगर पैरेलल हों, सेम ही डायरेक्शन में हो, तब इसका रिजल्टेंट किसके बराबर आता था, आपको याद है, वो आता था a प्लस बी, सिंपल, है ना। उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आता था a प्लस बी। क्या अब भी, है ना, और थीटा यहाँ पे 0 डालने की वजह से ये डायग्राम तो कुछ इस तरह की डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या देखते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला आया है, क्या इसमें थीटा की वैल्यू 0 डालने पर क्या हमारे पास यही आंसर आता है। करते हैं इसको, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। मुझे बताओ कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये क्या होता है यार, ये तो वही बन गया, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फिर आर किसके बराबर आया, यह a प्लस बी, ये तो वही आ गया, है ना, ये वही आ गया जो हमने पहले वाले केस में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में यही तो पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने ये तो पढ़ा था कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हों और वो 2 वेक्टर्स अगर कैसे हों, पैरेलल हों, है ना, और सेम ही डायरेक्शन में हो, तब हमारे पास जो आर वेक्टर था, यानी कि जो रिजल्टेंट था, उसका मैग्नीट्यूड आता है a प्लस बी,
और इस ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन में भी अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये जो दो वेक्टर्स है ना, जो अभी ऐसे एक वेक्टर ऐसे बड़ा हुआ है ना, सपोज कर लो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है ना, इस तरह का सिनेरियो है, इस तरह का सिनेरियो है। तो अगर ये दो वेक्टर ऐसे पड़े हुए हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डालता हूँ, मतलब ये एंगल ऐसे हो गया, तो उस टाइम हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये मान लो ये रिजल्टेंट है, इसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, a प्लस बी के बराबर आएगा। तो आपने देखा थीटा की वैल्यू 0 डाली, आया a प्लस बी, है ना। अच्छा नेक्स्ट केस डिस्कस करें, चलिए केस सेकंड। अगर ये थीटा 180 डिग्री होता तो क्या होता। 180 डिग्री का मतलब हो गया एक वेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है, एक वेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है ना, मतलब सेम ही लाइन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना ये 180 डिग्री, है ना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो उस समय हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में केस समझा था कि ए वेक्टर ये था, है ना, बी वेक्टर याद आपको ऐसे था। तो उसके बाद हमने इसको जब पूरा सिंप्लीफाई किया था तो आपके पास याद आपके पास क्या आंसर आया था, आपके पास आया था आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि मैग्नीट्यूड इस तरह से आया था रिजल्टेंट वेक्टर का। तो चेक करते हैं कि क्या इस फार्मूले में थीटा 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हमारा पास ये आंसर आता है कि कुछ अलग आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, है ना। तो आर की वैल्यू क्या आएगी बताइए, कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 तो -1, ठीक है। तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये क्या बन गया, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, तो मेरे पास आएगा आर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो आर की वैल्यू क्या आई, ये तो वही बन गया ए माइनस बी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मेरे पास थीटा 180 डिग्री होता तो कुछ इस तरह से चीज़ हो जाती है। 180 डिग्री होने का मतलब हो गया कि ये कुछ इस तरह का बन गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना बना है 180 डिग्री बन गया, अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो उसका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी के बराबर आएगा, ठीक। एक और केस डिस्कस कर सकते हैं, केस थर्ड। अगर इफ़ थीटा अगर 90 डिग्री होता तो क्या होता, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो क्या होता। तो भाई साहब आर की वैल्यू क्या आती, देखते हैं क्या आती। तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है 0, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने कुछ स्पेसिफिक केस भी डिस्कस कर लिए इसी फार्मूले के रिलेटेड कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती तो आपका रिजल्टेंट आता ए प्लस बी, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती तो आपका रिजल्टेंट आता ए माइनस बी, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती तो आपका रिजल्टेंट आता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। बड़ा सिंपल है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको इस वेक्टर का, ये जो हमारे पास वेक्टर है ना, थर्ड वेक्टर जो आया हमारे पास, है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी हम लोग निकालेंगे स्लोप। और जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगी, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना बीटा एंगल, इसी का टेंजेंट निकालेंगे। तो यानी कि टैन बीटा हमें फाइंड करना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में टैन बीटा निकालो, ओ एन क्यू में टैन बीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज़ क्यू एन, है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर। और व्हाट इज बेस, इट इज़ ओ एन। नाउ टैन बीटा शुड बी इक्वल टू, टैन बीटा किसके बराबर आएगा, व्हाट इज क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली थी, याद है आपको क्यू एन की वैल्यू क्या थी, आपको याद होगा ऐसा, ये थी बी साइन थीटा, है ना। और ओ एन क्या था, ये देखो ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। तो टैन बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी साइन थीटा डिवाइड बाई ओ पी। ओ पी क्या है ए प्लस पी एन, पी एन की वैल्यू याद है क्या है, बी कॉस थीटा। तो ये पर आपके पास आ गया टैन बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे भी आप अलग अलग केस डिस्कस कर सकते हैं यार, सिंपल है ना। केस 1, इफ़ थीटा, अगर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होता तो टैन बीटा किसके बराबर आता, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, मतलब इस तरह से ये ए वेक्टर, इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर, दोनों को ऐड करके आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जिसकी ये आता ना 0 डिग्री एंगल अगर हो तो क्या होता है ना, दोनों वेक्टर क्या आ गए, सेम ही लाइन में आ गए। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, है ना, वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है। तो इसका मतलब इसकी तो कोई स्लोप नहीं आनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि इस फार्मूले में ये सब्स्टिट्यूट करके क्या हमारे पास कोई स्लोप आती है या नहीं आती है, चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो टैन बीटा की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। तो आएगा बी
साइन थीटा की जगह क्या आएगा 0 डिग्री, ए प्लस बी कॉस 0। अब साइन 0 कितना होता है भाई साहब, साइन 0 0 होता है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अगर साइन 0 0 तो ये सारा 0। अब टैन बीटा कब 0 होगा, टैन बीटा 0 होगा 0 पे, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आई 0 डिग्री। इसका मतलब ये जो बीटा है ये 0 है, 0 मतलब ये एंगल है ही नहीं है ना यहाँ पे ना, ऐसे 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 करके इसको यहाँ तक ला सकते हो। तो देखो वही केस आ गया जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, वही केस आ गया ना जो हमने यहाँ बोला कि अगर आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन होंगे तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दैट इज कुछ ना कोई स्लोप तो उसकी आनी नहीं है। तो देख लो कोई स्लोप ही नहीं है इसकी, टैन बीटा वैल्यू तो 0 आ रही है, टैन बीटा 0 मतलब इट हैज़ नो स्लोप, है ना। अच्छा सेकंड केस डिस्कस करें, एक और केस डिस्कस कर सकते हैं, केस सेकंड। अच्छा अगर थीटा की वैल्यू होती 180 डिग्री तो क्या होता भाई साहब, थीटा 180 होता तो इसका मतलब ये वाला केस बनता है ना, एक वेक्टर यहाँ एक वेक्टर यहाँ, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी कैसा आता है, इसी तरह का आता है, यानी कि वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होता है ना। तो इसका मतलब इसकी भी कोई स्लोप नहीं होती है। तो क्या चेक करते हैं क्या इस फार्मूले के हिसाब से इसकी कोई स्लोप आती है या नहीं आती है, तो चलिए चेक करते हैं। तो टैन बीटा किसके बराबर आएगा, बी साइन 180 डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180। साइन 180 कितना होता है 0, तो फिर वही वाली बात आ गई, टैन बीटा इक्वल टू 0। कितनी स्लोप क्या आई, कुछ नहीं आई, स्लोप कितनी आई 0 डिग्री आई, है ना। तो उसको अगर और सॉल्व करना तो ऐसे बोल सकते हो टैन 0 तब बीटा किसकी वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन अगर आपका एंगल 180 डिग्री है तब भी आपकी कोई स्लोप नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं और साथ में इनके डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, और जिसकी तो कोई स्लोप है नहीं, तो हमारी इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमारी कोई स्लोप यहाँ पे बन नहीं रही है। अच्छा एक लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, बता दो उसको, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती तो क्या होता। केस थर्ड, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन, तो हमारे पास टैन बीटा किसके बराबर आता, कर लेते हैं चेक किसके बराबर आता, बी साइन 90 डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 90। तो अब देखो सिंपल है, टैन बीटा किसके बराबर आता, साइन 90 1, तो बी यहाँ तो क्या आएगा बी आएगा, है ना, क्या आएगा सिंपल बी, साइन 90 कितना होगा 1 आ गया, कॉस 90 0, तो यहाँ पे क्या आया ए आया, ख़त्म। टैन बीटा किसके बराबर आएगा बी बाई ए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन क्या होता है, उसका हमने देखा कि जो इसमें रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट की हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की, मतलब उस रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया और उसी रिजल्टेंट का हम लोगों ने साथ ही साथ क्या फाइंड किया, डायरेक्शन भी फाइंड की, और उसी के हमने अलग अलग केस भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में समझ आया होगा। तो इसी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, उसको अगर हम लोगों ने उसकी डेरिवेशन जो ड्राइव करनी है वो कैसे ड्राइव की जाएगी, उस पूरे के पूरे सिनेरियो को, उस पूरे डेरिवेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, गुड लक, बिग बॉस साइनिंग ऑफ।